Hello everyone. In this video lecture, we will discuss the anti-defection law जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये, और इसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। हम लोग इसके अंदर जो जो मेजर पॉइंट्स है वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। और जो लक्ष्मीकांत के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है उसका एकदम क्रक्स है इसमें। जो हमने इसमें डिस्कस करेंगे उसके अलावा प्रीलिम्स में इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था। और इसकी जरूरत क्या थी, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जरूरत क्या थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर क्या होता था कि जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी, किसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी? क्योंकि जो आपके मेंबर्स थे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेचर के अंदर, वो अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। और जो आपकी सरकार थी वो गिर जाती थी प्रीवियस पार्टी की। तो और जो नई पार्टी में जाते थे उसके बाद में जो गवर्नमेंट बनती थी उसमें उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती थी, जैसे मिनिस्टर बना दिया किसी में अच्छा किसी जगह पे आपको अपॉइंट कर दिया। तो इन चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ये चीजें 1960s में बहुत ज्यादा हुई है। जैसे एक केस था आया राम गया राम, फ्रेज यूज करते हैं उस चीज के लिए कि हरियाणा के एमएलए थे कोई, जो एक दिन में बहुत सारी पार्टी चेंज कर ली थी, उन्होंने तीन चार पार्टी चेंज कर ली थी। और तो उसकी वजह से ये फ्रेज आया राम गया राम वाला फेमस हुआ। इसके बाद में 1985 में सारी पार्टीज ने मिल करके ये वाला एक्ट पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52nd। इस एक्ट के अकॉर्डिंग में जो ये चीजें हो रही थी, इस चीज को कर्व करने के लिए ये एक्ट था। तो क्या क्या इसके प्रोविजंस अमेंड किए गए थे, क्या क्या ऐड हुआ था? सबसे पहले तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो था वो 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। 10th शेड्यूल हमारा किस चीज का है? एंटी डिफेक्शन का। बाकी शेड्यूल हमको पता है किस किस के हैं। जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेज वाला है, 7th शेड्यूल है आपका लिस्ट वाला है। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन के लिए था। इसके अलावा आपके चार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल थे जो अमेंड किए गए थे। आर्टिकल नंबर 101, 102 ये हमारे लेजिस्लेचर लोकसभा से रिलेटेड थे और राज्यसभा से रिलेटेड थे। फिर आपके 190 और 191 ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड थे दोनों। तो ये चीज थी हमारी। अब देखिए इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी है 2003 का, जो इसी से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से। एंटी डिफेक्शन जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर कुछ चीजें थी जो मिस हो गई थी। मतलब मिस नहीं हुई थी, बट जो एक्ट उन्होंने पास किया था उस समय पे वो डिफेक्शन को कर्व करने में असफल हो रहा था। तो उन्होंने कुछ चीजें अमेंड की थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन से। सबसे पहले प्रोविजन क्या है कि आप किसी एक पार्टी के मेंबर हो, तो आप लेजिस्लेचर में जाने के बाद में व्हेन यू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस एंड आफ्टर दैट इफ यू वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ दैट पार्टी, इफ यू वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप, तो आपको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। द सेकंड थिंग इज पार्टी की जो हाई कमांड ने, पार्टी विप ने जो भी इंस्ट्रक्शन इश्यू किए हैं, मान लो किसी भी एक बिल पार्लियामेंट के अंदर है, उसमें आपसे बोला है कि या तो आप है ना इस पार्टी लाइन पे आप वोट करो, तो आपने क्या किया? या तो उसके कॉन्ट्रावेंशन में वोट कर दिया, जो उन्होंने बोला है उसके कॉन्ट्रावेंशन में, कॉन्ट्रेरी टू दैट, और या फिर आप एब्सटेन कर गए उस वोटिंग से। मतलब आपसे बोला है वोट करने के लिए इसमें, तो ना आपने, या तो अपोजिट कर रहे हो या फिर वोट ही नहीं कर रहे हो, तो ये पार्टी लाइन के अगेंस्ट में जाना हो गया। तो इस केस में आपको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए थर्ड थिंग इज इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पार्टी के टिकट से। तो इंडिपेंडेंट मेंबर यदि ज्वाइन करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द हाउस, तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। द फोर्थ थिंग इज नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर हम जानते हैं कि बिफोर 2020 जो हमारी लोकसभा होती थी, राज्यसभा होती थी, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके अंदर आपके एंग्लो इंडियंस दो लोगों को नॉमिनेट करते थे, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। उसके अलावा जो हमारे राज्यसभा थे, राज्यसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर क्या है? राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में जो अच्छी उनकी नॉलेज है। और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर 1/6 मेंबर को आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ये तो है ही, और कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन चीजों में, फील्ड में इन्होंने अच्छा किया है, तो उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर जो हाउस में पहुंचने के बाद
if he or she joins any political party after 6 month taking his or her seat। मान लो उन्होंने 1 जनवरी को अपनी सीट ज्वाइन करी, तो 30th जून तक आप उस पार्टी को चेंज कर सकते, आप उस किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें करते हो तो ये ओके है, इसमें करते हो तो आप डिस्क्वालिफाइड है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर के हो गए। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ विच वर इंक्लूडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 इनटू द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर देयर सम एक्सेप्शन जिनमें उन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उसके एक्सेप्शन है। नंबर फर्स्ट एक्सेप्शन है मर्जर का। मर्जर का क्या है? इफ there is a party A in Lok Sabha, there is another party B in Lok Sabha. If there are 100 members of this party और से कुछ भी मेंबर है इसके, अगर इसके 2/3 मेंबर इससे ए पार्टी से टूट करके बी पार्टी ज्वाइन करते हैं, देन दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन। इसको डिफेक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब 2/3 मेंबर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज समथिंग लाइक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। उनके हाउस में जाने से पहले कुछ पॉलिटिकल व्यूज थे एंड दे गॉट चेंज आफ्टर गोइंग इनटू द हाउस एंड दे नाउ वांट टू पॉलिटिकली रीअलाइन विद अनदर पार्टी। तो 2/3 मेंबर फ्रॉम ए पार्टी दे विल split। This will not be called split, but it will be called a merger। 2/3 member merge into another party, then this is an exception। The second thing is presiding officer। अब देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारा किस में से बनता है? हाउस में से ही बनता है। हाउस इलेक्ट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की इम्पार्शियलिटी और डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए यदि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर आफ्टर taking the post of presiding officer, he or she gives up the membership of party and rejoins the party after leaving the office, तो इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को आप डिफेक्शन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि टू कीप द डिग्निटी ऑफ द हाउस दे आर डूइंग इट। द थर्ड थिंग एक ये थी कि दिस हैज बीन रिमूव्ड नाउ बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। और ये क्या थी? स्प्लिट। स्प्लिट में क्या था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इस केस में था, इसमें 2/3 मेंबर अगर जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज ओके। अर्लियर क्या था कि 1/3 मेंबर अगर स्प्लिट होकर के जाते पार्टी ए से पार्टी बी में ज्वाइन करने के लिए, देन उनको अलाउ किया हुआ था कि दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन। बट दिस प्रोविजन वाज द प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन, क्योंकि इसकी वजह से अभी भी डिफेक्शन रुक नहीं रहे थे। संविधान में संशोधन करने के बाद भी इस प्रोविजन की वजह से डिफेक्शंस हो रहे थे। सो दिस प्रोविजन वाज रिमूव्ड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी ये एक एक्सेप्शन नहीं है। इसके अंदर अगर ऐसा होता है, 1/3 स्प्लिट होकर के जाते हैं, तो आपको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो दीज वर द एक्सेप्शंस। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये एक्सेप्शन के बाद में कि डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है। मान लो हमने ये तो हो गया कि चलो कोई आदमी उधर जा रहा है, दूसरी पार्टी चेंज करता है, बट नाउ हु विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी दैट दिस पर्सन विल बी disqualified? So the presiding officer of the house, who is the presiding officer of the house? In the case of Lok Sabha, it will be speaker. In the case of Rajya Sabha, it will be chairman or the vice president of India. In case of state legislative assembly, same speaker and same state legislative council, this chairman। ठीक है, तो ये मेंबर से ये डिसाइडिंग अथॉरिटी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, हु विल डिसाइड ऑन द केस ऑफ द डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, उसके अंदर कहा था कि द डिसीजन इज फाइनल। अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर चुका है कि ये बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है, इसको नहीं करना है, तो दैट डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। तो कोर्ट के पास ये केस गया। इन द केस ऑफ किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू, ये केस था ईयर 1992 का। 7 साल बाद ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
judicial review is a part of basic structure of the constitution, and by this provision you are violating the basic structure of the constitution, because of the judicial review. You are removing the judicial review from this act. So this provision has been removed by the Supreme Court. Now all the decisions of the presiding officers are subject to judicial review. तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि आप डिसीजन दे दो, अगर हमारे पास में अपील आई तो हम लोग उसका जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं ऑन द इंस्टेंस ऑफ मॉडिफाइड इंटेंट, या फिर परवर्सिटी। परवर्सिटी मतलब आपको किसी एक से प्रतिकूल आप उनके साथ में व्यवहार कर रहे हो, कुछ भी ऐसा लगता है कोर्ट को, तो देन दे कैन डू द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्ट एज ए ट्रिब्यूनल, नॉट एज ए फाइनल अथॉरिटी, एंड द ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है दे कैन बी दैट रिव्यूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब नाउ ये तो हो गया कि कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, कौन क्या करेगा। अब इसकी रूल मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर क्या है कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहेगी किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो इसका ये है कि ये सारे जो रूल्स हैं, मान लो ऐसा होगा कि हर हाउस अपने एंटी डिफेक्शन जो, हाँ, हाउस जो है वो एंटी डिफेक्शन के रूल बनाएगा। तो लोकसभा स्पीकर ने, जैसे कोई भी है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल पुट ऑल सच रूल्स बिफोर द हाउस फॉर 30 डेज। 30 डेज के अंदर इनके पास ऑप्शन रहेगा आइदर टू अप्रूव, डिसअप्रूव और मॉडिफाई दीज रूल्स। अब एक बार अडॉप्ट हो गए तो ये अडॉप्ट होने के बाद में ऐसा था, रूल्स मेड हो गए थे कि कोई भी आया मेंबर ए फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी ए, उसने कंप्लेन की फ्रॉम ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बी। तो ए ने, नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी हटा दो, ए इज द मेंबर, वन मेंबर, बी इज अनदर मेंबर। बी ने डिफेक्शन किया है, दूसरी पार्टी में गया है, तो ए ने कंप्लेन की बी के अगेंस्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरेक्टली जजमेंट नहीं देगा, नॉट इमीडिएट और ऑटोमेटिक नहीं होगा, बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसको अपॉर्चुनिटी देगा एक्सप्लेनेशन की। बी को बोलेगा कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि मैंने डिफेक्शन नहीं किया है तो ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई विल डिसाइड, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो either the presiding officer can decide or he can refer the matter to the privilege committee of privilege, and it will decide the matter. So these were the rules which were made by the presiding officer. Now what were the advantage of this act? क्या एडवांटेज थे इसके, कि जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1985, उससे क्या फायदा हुआ हमको। फायदा ये हुआ, सबसे पहले स्टेबिलिटी बढ़ गई हमारी गवर्नमेंट में। जो इधर उधर डिफेक्शन होते रहते थे, बार बार पार्लियामेंट गिर जाती थी, दूसरे ऑफिस, दूसरे इलेक्शन होते थे, तो जो इरेगुलर इलेक्शन का जो खर्चा था वो कम हो गया। मतलब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया आपका। तीसरा क्या था, पॉलिटिकल लेवल पर जो करप्शन था, पॉलिटिकल लेवल का करप्शन का मतलब क्या था कि 100 करोड़ 200 करोड़ आप ले लीजिए और आप हमारी पार्टी में आ जाइए, सामने वाली ए पार्टी की सरकार को गिरा दीजिए, बी पार्टी की सरकार बना दी, आपको 200 करोड़ दे देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल लेवल पर करप्शन होते थे, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, ये बंद हो गई है। ठीक है। एक मर्जर की वजह से, एक मर्जर ऐसा है कि आपको एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से आप रीअलाइनमेंट कर सकते हो अपनी आइडियोलॉजी का। आप डेमोक्रेटिक रीअलाइन हो रहे हो किसी और पार्टी के साथ में, तो ये चीज भी अलग होगी। पांचवी चीज ये थी पीपी, पॉलिटिकल पार्टीज को पहली टाइम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था। कैसे, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी मेंशन नहीं था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट टाइम दिस वाज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन था पॉलिटिकल पार्टीज का। नाउ व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट। क्रिटिसिज्म क्या थे, पहला क्रिटिसिज्म था डिसेंट वर्सेस डिफेक्शन। डिसेंट वर्सेस डिफेक्शन का मतलब है, मान लो
जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसमें शशि थरूर जी है, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी मुद्दा है जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी वोट करना चाहती है, तो शशि थरूर जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस लाइन पे वोट नहीं करना, मेरी अपना इंडिपेंडेंट व्यू है और मैं पार्टी लाइन के मतलब अकॉर्डिंग में नहीं चलूंगा इसमें। ये मेरा एक राइट है, राइट टू डिसेंट। आई विल गो अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है मुझे। तो जब डिफेक्शन की तलवार लटकी रहेगी किसी के ऊपर, तो ये वाली चीजें वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और यदि ये चीजें प्रैक्टिस कर रहा है तो वो डिफेक्शन का शिकार हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा सिचुएशन है कि आप है ना पार्टी लॉयल्टी पे ही, कि पार्टी के जो बॉसेस हैं, हाई कमांड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग में आप रिएक्ट कर सकते हो इन द हाउस। आपकी कोई इंडिविजुअल वो नहीं है, आपका कोई इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, पार्टी ने जो बोला वो किया। पार्टी टायरेनी बन जाती है पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे। द सेकंड थिंग, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिफेक्शन। मतलब इंडिविजुअल आप अलाउ नहीं कर रहे हो डिफेक्शन को, लेकिन अगर टू थर्ड लोग जा रहे हैं छोड़ करके मर्ज हो रहे हैं दूसरी में, तो आप अलाउ कर रहे हो। नॉमिनेटेड वर्सेस इंडिपेंडेंट, ये क्या लॉजिकल चीज है कि इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसको आप 6 महीने का टाइम दे रहे हो नॉमिनेटेड मेंबर को। इनसाइड और आउटसाइड लेजिस्लेचर, मैं किसी पार्टी ए का मेंबर हूं, मैं पार्टी मेंबर हूं इनसाइड ऑफ द पार्लियामेंट या फिर इनसाइड ऑफ द हाउस एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस। इनसाइड में पार्टी की लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आउटसाइड जाकर के मैं पार्टी ए कोई कुछ भी बोल रहा हूँ कि ये ऐसी पार्टी है वैसी पार्टी है, गलत पार्टी है, मैं खुद गलत पार्टी में फंसा हुआ हूँ। तो अब जो लेजिस्लेचर के बाहर की जो एक्टिविटी है, उसको आप रेगुलेट नहीं कर रहे इस चीज से। पांचवी चीज है कि कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट इम्पोज नहीं की गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर टू डिसाइड द केसेस ऑफ डिफेक्शन। नाउ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है इसके अंदर। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मेंबर, ही इज ए मेंबर ऑफ what, a political party, and he may have his bias। impartiality जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी जरूरी नहीं है। देयर डिसीजन, हिज और हर डिसीजन में बी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन पार्टी लाइन। वे बायस हो सकते हैं, उनके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, दे में लैक लीगल नॉलेज। तो ये जो बात है ये है ना, खुद लोकसभा के स्पीकर्स ने बोली हुई है। देयर वाज ए स्पीकर राबी रे एंड अनदर वन शिवराज पाटिल। ये आपके 1991 में और ये 1993 में लोकसभा के स्पीकर थे। इन्होंने खुद ने बोला है कि वी मे नॉट हैव द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस टू डिसाइड द केसेस ऑफ डिफेक्शन, सो दिस अथॉरिटी शुड बी गिवन टू समवन अप्रोप्रिएट। तो इस तरीके का, तो इस तरीके की चीज हुई थी, है ना। अब आपका आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो इस एक्ट से रिलेटेड है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। कुछ चीजें थी जो इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लमेटिक थी। वो क्या थी कि जो स्प्लिट वाला प्रोविजन था, वन थर्ड मेंबर थे जो आपके अभी भी स्प्लिट होकर के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। इसके बाद में उनको मिनिस्टर भी बनाया जा सकता था। इसके बाद में उनको कुछ भी अच्छी पोस्ट भी दी की जा सकती थी किसी भी अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, किसी में भी। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये चीजें चेंज हुई। वो क्या चीजें थी, क्यों हुई? देखो, हमको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर हम अलग अलग पार्टी पढ़ते हैं, अलग अलग कमिटीज पढ़ते हैं जो बनाई गई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। सबसे पहली है दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसके अलावा भी बहुत सारी है। हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है इससे रिलेटेड कमिटीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, 1990 में बनाई गई थी। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1999 में रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन्होंने दिया था। रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज, ये टाइटल था इनकी रिपोर्ट का, रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज। इसके अलावा आपकी
नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 था, इन्होंने भी कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। तो एक रिकमेंडेशन था जो तीनों ने दिया था, वो था कि जो स्प्लिट वाला प्रोविजन है वो हटा दीजिए आप, इसकी वजह से अभी भी डिफेक्शन हो रहे हैं। एनसीआरडब्ल्यूसी ने बोला कि ये तो हटा रहे हो आप, मिनिस्टर की पोस्ट भी हटा दो, कि अगर कोई डिफेक्ट करके जाता दूसरी पार्टी में उसको मिनिस्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी। तीसरी क्या है, आरपीपी, रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, जो किसी भी अंडरटेकिंग में या फिर पब्लिक रेवेन्यू से कुछ भी आपको पेमेंट किया जाता है, ऐसी पोस्ट पे आपको लगाया जाता तो उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। और इन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने कहा कि आपके जो मिनिस्टर्स की लेंथ है, मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है, उसको भी आप बार कर दो, कैप लगा दो उसके ऊपर। तो ये दोनों चीज एक जैसी होगी कि मिनिस्टर को हटा, मिनिस्टर नहीं बन सकते आप, और जो टोटल मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है उस पर भी कैप लगा दो, और रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट आप दोगे भी नहीं। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल दीज थ्री कमिटीज, गवर्नमेंट ने 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास किया। इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे? ये प्रोविजंस थे, सबसे पहला देखिए आप ये वाला, पीएम प्लस कॉम 15%, सीएम प्लस कॉम 15%। मतलब आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द पीएम, दे विल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा। द सेकेंड थिंग, इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स, द council of minister along with the chief minister of the state will not be more than 15% of the strength of state legislative assembly. But in this case, if the strength of the house itself is so less, suppose the strength of the house is 60, so 15% members will be 9 members. So there will be 8 plus 1, 1 chief minister and 8 minister. There are more portfolios than 8. So in that case, the minimum you can keep 12. मतलब अगर आपके मैक्सिमम हो सकते हैं 15% एंड मिनिमम हो सकते हैं 12%। अगर आपके 100 मेंबर हैं और आपकी 15%, तो आप 15 मेंबर तक रख सकते हैं। 15 आप मतलब 14 प्लस वन, 1 चीफ मिनिस्टर एंड 14 मिनिस्टर्स। बट इन केस आपके 60 हैं तो आपकी स्ट्रेंथ 9 ही रह जाएगी। तो इन दैट केस द मिनिमम जो फ्लोर है वो आपका 12 है, 12 तक आप रख सकते हो। द थर्ड थिंग, यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द चार्जेस ऑफ डिफेक्शन, ही वोंट बी ए मिनिस्टर। सिमिलरली एमएलए एंड एमएलसी, if they are disqualified on the charges of the defection, they will not be given a ministerial post for the remainder of their period, either or till the fresh elections are held। ये चीज है। अब देखिए, और अगर आप, और एक ये प्रोविजन था जो आपका स्प्लिट हो रहे थे 1/3 मेंबर्स, वो आपका प्रोविजंस को हटा दिया गया था। इसके अलावा यदि कोई भी एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी आपका डिफेक्शन के केसेस में डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसको नो आरपीपी, रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट होती है आपकी कोई भी ऐसी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसमें से आपको जो सैलरी और रिम्यूनरेशन मिलता है वो आपके पब्लिक रेवेन्यू से आता है। मतलब आपके पब्लिक अकाउंट से जो भी सैलरी है वो पब्लिक के रेवेन्यू से आती है, तो वो रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट है। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट, या फिर एक बॉडी जो इनकॉर्पोरेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर आपको सैलरी और एन्यूमरेशन उसके द्वारा दिया जाता है फ्रॉम दैट बॉडी, देन दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। बट इस केस में अगर आपको सिर्फ सैलरी और एन्यूमरेशन एज ए कंपेंसेशन दिया जा रहा है फॉर ए सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग टू दैट बॉडी as a compensation, not as a post, so that is allowed. So RPP will not be given to the disqualified MP, MLAs, MLC. Now these were all given in the Lakshmikant। ये हमारी जो प्रीलिम्स की बेसिक नॉलेज है वो इससे कवर हो जाएगी हमारी। अब वे फॉरवर्ड अगर हमारा क्वेश्चन आता है कोई भी मेंस के अंदर, तो हमको एक वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड में हमको जो भी इसकी चीज का क्रिटिसिज्म है उन चीजों को एड्रेस करना है। जैसे एक तो टाइम लिमिट नहीं है हमारे, तो टाइम लिमिट कैन बी गिवन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इन दिस टाइम फ्रेम यू नीड टू डिसाइड द केसेस। तो टाइम लिमिट के
केस में आप एक केस को मेंशन कर सकते हैं, केसम मेघचंद्र सिंह केस, और मणिपुर असेंबली स्पीकर वर्सेस केसम मेघचंद्र सिंह केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 मंथ का टाइम दिया था टू द स्पीकर टू डिसाइड ऑन द केसेस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। और इन्होंने एक सजेशन दिया था कि एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं। आप इस अथॉरिटी को स्पीकर के पास से या डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास से लोग इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को दो, वो डिसाइड करेंगे। और सिमिलर लाइन, ये तो टाइम लिमिट वाला केस हो गया। दूसरा क्या है, सेकंड आर्क ने एक सेम चीज, कि कोई बोलता है कि इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को दे दो ये अथॉरिटी, सेकंड आर्क ने बोला था कि आप इस अथॉरिटी को दे दो, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर को दे दो। एंड हु विल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, की किस बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाए, किस बंदे को नहीं किया जाए एंटी डिफेक्शन में। तो एक पार्टी लाइन जैसी चीज नहीं रहेगी, एक इक्वल जजमेंट आएगा। तीसरी चीज ये थी कि 170th रिपोर्ट थी आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने बोला था कि ये सब चीज तो सही है, लेकिन हम लोग अपनी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हम लोग इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को, उसका कल्चर क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी, डायलॉग्स होंगे, डिस्कशन होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस कम हो जाएंगे। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से इंटरनल डिस्कशन कंसेंसस बनेगा। तो एक टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग है ना, व्हिप इश्यू कर दी कि आपको ऐसे ही वोट देना है, ऐसे ही करना है, तो वो चीजें कम हो जाएंगी और डिफेक्शन जैसी चीजें नहीं होंगी। द फोर्थ थिंग, रिसेंट केस हुआ है पादी कौशिक रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीकर के जो रोल है डिफेक्शन के केसेस में, उसको रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि जो एंटी डिफेक्शन के केसेस हैं उनको टाइमली और फेयरली डिस्पोज किया जा सके। तो वे फॉरवर्ड के अंदर हम लोग और चीजें भी ऐड कर सकते हैं टाइम के साथ में, अगर ये इशू बनता है। बट दिस इशू जनरली कम्स आफ्टर सम टाइम, लाइक अगर कोई ऐसा केस बनता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा के अंदर, तो ही ये इशू हाईलाइट होता है, फिर ये ठंडे अवस्थे में चला जाता है और ये रिकमेंडेशन ऐसे रह जाते हैं कि आप लोग इनको दो पावर, इनको दो पावर। सो दिस वाज द ऑल वी कैन लर्न इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड टू मेंस एंड रिलेटेड टू द प्रीलिम्स। इसके अंदर एक चीज और है कि स्पीकर जो है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, या फिर कि उनके कंपैरिजन में भी देखा जा सकता है। इन द केस ऑफ ब्रिटिश इट इज बीइंग कॉल्ड दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। मतलब वहां पे जो स्पीकर बन जाता है एक बार, वो स्पीकर ही रहता है, तो उसको एक किसी भी पार्टी लाइन की जरूरत नहीं है कि मुझे आगे अपने पॉलिटिकल करियर के लिए किसी एक पार्टी की जरूरत पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक।